फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट बी में आए हुए CSIR नेट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो 2 मार्क्स के लिए पार्ट बी में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो CSIR नेट 2018 में यानी अभी कुछ साल पहले ही पूछा गया है। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है। डाई न्यूक्लियर एनायन I2OH/2 O8 टेट्रा निगेटिव है 2 ब्रीजिंग ऑक्सो ग्रुप्स, उसके पास 2 ब्रीजिंग ऑक्सो ग्रुप है। द ज्योमेट्री बतानी है ईच अराउंड ईच आयोडीन। ईच आयोडीन के अराउंड क्या ज्योमेट्री होंगी आपको बतानी है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। 2 ब्रीजिंग ऑक्सो रहते हैं यानी दोनों आयोडीन के लिए कॉमन रहेंगे जो, और एक एक OH इसमें लगा हुआ है। तो देखिए एक आयोडीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6। एक आयोडीन का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो फिर ज्योमेट्री क्या हो जाएंगी हमारी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमारी क्या ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स 3D मेटल आयन हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट 2.9 बोर मैग्नेटॉन। अब ना देखो 2.9 बोर मैग्नेटॉन हमारी जो वैल्यू है वो कब आ सकती है, जब हमारे पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होती है ट्रिक हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की। अगर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उससे 0.7 या 0.8 से हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है 0.7 या 0.8 से। यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.7 या फिर 2.8 या फिर 2.9, इस तरह से 0.7 या 0.8 से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब ना ये ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में हमारी मैग्नेटिक मोमेंट ये आ रही है, ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में 2.9। अगर वही मेटल को हम टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में देखेंगे तो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट आएंगी 4.1। तो अब ना ये कैसे होता है देखो, निकेल डाई पॉजिटिव में हमारे पास में होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s0 3d8 यानी 3d8 होता है। तो अब ना इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 इसकी स्प्लिटिंग कैसी होती है T2G, और ये 2 ऊपर रहते Eg के ऑर्बिटल। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है यानी पहले हम पेयर नहीं करेंगे, पहले पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। तो देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्टाहेड्रल के केस में, इसलिए 2.9 बोर मैग्नेटॉन इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है। लेकिन 4.1 आ रही है टेट्राहेड्रल के केस में। तो टेट्राहेड्रल में हमारी स्प्लिटिंग कैसी होती है, टेट्राहेड्रल में ई वाले ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं और T2 वाले ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं। हाई स्पिन है, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उसके बाद उनकी पेयरिंग करेंगे। 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये है T2, ये है ई ऑर्बिट। अब ना यहाँ भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी 2.9 बोर मैग्नेटॉन आने चाहिए थी, लेकिन ये फिर 4.1 क्यों आ रही है टेट्राहेड्रल के केस में, क्योंकि यहाँ पर ना ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ना इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो बढ़ जाती है ना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किन केस में होता है, जब हमारा T2 अनसिमेट्रिकल फील्ड रहा, T2 या फिर T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड रहेगा। अनसिमेट्रिकल, जब हमारा T2 अनसिमेट्रिकल फील्ड रहता तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता और वैल्यू बढ़ जाती। अभी इस वाले केस में ना देखो T2G सिमेट्रिकल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल के केस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। यहाँ पर ना T2G अनसिमेट्रिकल है, देखो एक पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो T2 ऑर्बिटल है हमारा ये अनसिमेट्रिकल है, इसलिए ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the total degeneracy of the ground term of CO die positive high spin in octahedral geometry। CO die positive की हाई स्पिन के केस में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में डीजनरेसी आपको बतानी है। तो देखो CO डाई पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती, 4s0
3d 7, ये है इसके 5d ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहते, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ना फॉर्मूला क्या रहता, डीजनरेसी निकालने का फॉर्मूला रहता है, डीजनरेसी का फॉर्मूला रहता है ट्वाइस s+1 इंटू ट्वाइस l+1, ट्वाइस s+1 ट्वाइस l+1, ये रहता है 0, ये +1, ये +2, ये -1, ये -2, ये रहती है हमारी l वैल्यूज़। ये काय की रहती है l वैल्यूज़, ये इस वाले के लिए +2, इस वाले के लिए +1, इसके लिए 0। और s क्या होंगे, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू रहती हाफ, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएंगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, दैट इज 3/2। s की वैल्यू कितनी आएंगी, 3/2। फॉर्मूले में पुट करते हैं हम 2 × 3/2 + 1, और l की वैल्यू कितनी आएंगी, देखो जहाँ इसके लिए वैल्यू रहती है +2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक के लिए +2, 2 के लिए +4, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, +1 +1 +2, इसमें ये यहाँ पे तो इसके लिए वैल्यू 0 रहती है, +0, यहाँ पे -1 -2, तो ये -1 -2 -3 हो गए, और ये +2 +4 +6, यानी 6 - 3 = 3। l की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 3, 2:3 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 4 2:3 6 + 1 7, 7 4 जा क्या रहता, 28। तो क्या हो जाएंगी हमारी डीजनरेसी, 28 इसका करेक्ट आंसर होगा। डीजनरेसी को हम माइक्रो स्टेट भी बोलते हैं, आपको ना माइक्रो स्टेट निकालने के लिए भी पूछ सकता। डीजनरेसी निकालने के ना 2 फॉर्मूले रहते, एक और फॉर्मूला भी रहता, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला इस वाले केस में यूज़ नहीं होगा। कब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा डीजनरेसी का, ये आपको समझ आना चाहिए। इस वाले केस में ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ट्वाइस s+1 और ट्वाइस l+1। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं डीजनरेसी निकालने के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ 1s1 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हंस रूल इज। तो क्या होती है, देखो 1s1 2s1 हमारे पास में है, यानी s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होती है हाफ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ प्लस हाफ = 1 हो जाएंगी हमारी s की वैल्यू। और हमारा ट्वाइस s+1 क्या होंगी, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2:1 + 1 = 3 आ जाएंगी हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और देखो s के लिए, यानी अगर हमारा s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी रहती, 0 रहती है हमारी s के लिए l की वैल्यू, अगर s में इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है। तो अगर s में इलेक्ट्रॉन, अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो हमारा टर्म होता है s, अगर l की वैल्यू 1 आ रही है तो हमारा टर्म होता है p, अगर l की वैल्यू 2 आ रही है तो हमारा टर्म होता है d, अगर l की वैल्यू 3 आ रही है तो हमारा टर्म होता है f। सॉरी, ये डी स्मॉल नहीं कैपिटल डी रहेगा, टर्म रहता है f। तो हमारी l की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो क्या रहेगा हमारा टर्म, s हमारा टर्म रहेगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहेगी 3, और यहाँ पर लिखते हैं हम j की वैल्यू। तो j की 2 वैल्यू रहती है, एक रहती है l + s से लेकर तो l - s तक। l + s क्या होगा, देखो l है हमारा 0, s है हमारा 1, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे l है हमारा 0, ये है हमारा 1 -1, तो ये क्या हो जाएंगी 1 0 -1 -1। हम साइन को निगलेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, 1 ही हमारी आएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा 3s1 साइन हम नहीं देखेंगे, तो ये 3s1 हमारा क्या होगा, ग्राउंड टर्म सिंबल होगा, इसलिए 3rd इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपको इसमें से बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसकी होंगी। तो देखो जिसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेंगी, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा रहेंगी। जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। तो हम ना टिटेनियम F6 हेलोजन क्या होता है, वीक फील्ड लिगैंड होता है, यानी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा है, हाई स्पिन। और टिटेनियम +3 यानी D1 का ये केस है, D1 का, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव, उसके बाद क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव, ये काय का D3 का केस है, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और F6 यानी वीक फील्ड लिगैंड है, यानी ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद MnF6, Mn हमारा कितना है, ट्राई निगेटिव, तो ये हमारा Mn हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी D4 का ये एग्जाम्पल है। D4 यानी कितने, और हाई स्पिन है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, इसलिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ना कोबाल्ट भी हमारा किसने, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखो कोबाल्ट हमारा +3 में हमेशा क्या फॉर्म करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर लिगैंड हमारा हेलोजन एक्सेप्ट हमने देखे थे हेलोजन सल्फर डाई निगेटिव N3- ये और SCN-, ये 4 लिगैंड अगर रहेंगे, यानी हेलोजन सल्फर डाई निगेटिव N3- और SCN-, तब वो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। ये एक्सेप्शन से देखो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हमेशा लो स्पिन फॉर्म करता, लेकिन हेलोजन के साथ वो हाई स्पिन ही फॉर्म करेगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, हाई स्पिन। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। D6 का ये एग्जाम्पल्स है, कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव, तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा किसकी होंगी, सबसे कम तो होंगी टिटेनियम वाले की, यानी A वाले की सबसे कम होंगी। तो देखो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें A हमारा सबसे कम दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है जिसमें A की सबसे कम, क्योंकि इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में B की होंगी क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और C और D के पास में क्या है, इक्वल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन दोनों की सेम होंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद ना इन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक लिगैंड फील्ड द मोस्ट स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल इज। अब ना इसके लिए ना आपको ये एनर्जी लेवल्स याद होनी चाहिए, ये क्या होती है एनर्जी के, ये पूरे याद होने चाहिए। देखो ऑक्टाहेड्रल में ना एनर्जी क्या होती है, x² - y² और z² की एनर्जी ज़्यादा होती है। देखो इस पर ना बहुत बार ये एनर्जी लेवल्स पे ना क्वेश्चन बहुत बार नेट में, अभी पिछली बार जो नेट में आया था ना, अभी पिछली जो नेट की एग्जाम हुई थी हमारी जून 2021 की, उसमें ना TBP पे, ये TBP पे और स्क्वायर पिरामिडल पे, ये स्क्वायर पिरामिडल पे एनर्जी का ऑर्डर पूछा हुआ था। देखो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा रहेगा, लेकिन इसी ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ना इनके एनर्जी के ऑर्डर याद रहना चाहिए। तो अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, TBP के लिए क्वेश्चन पूछा है मोस्ट स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन सा होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। स्टेबिलिटी एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती, जिसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो देखो TBP, ये सॉरी ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ये वाला है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, इसमें ये होता है आपका एनर्जी का ऑर्डर, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो सबसे कम किसकी रहती है, DXY की, और DXY और x² - y² की इक्वल रहती है दोनों की। उससे ज़्यादा रहती Z² की, और सबसे ज़्यादा रहती, देखो सबसे ज़्यादा रहती ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में DXYZ और XZ की सबसे ज़्यादा रहती, और सबसे कम रहती है हमारी XY की। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सबसे कम एनर्जी DXY की, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब ना आपको ये सारे ऑर्डर्स याद होने चाहिए। याद कैसे रखेंगे, देखो मैं किस तरह से याद रखती हूँ। ऑक्टाहेड्रल में हमारी स्प्लिटिंग कैसी होती है, T2G EG,
तो ये T2G, ये EG वाले ऊपर होते हैं और T2G वाले नीचे। तो ये तो सभी को पता होते हैं, ये कौन से होते हैं, dx² माइनस वाई स्क्वायर dz², दोनों की एनर्जी इक्वल रहेंगी। और dxy yz xz, इनकी एनर्जी कम रहेंगी, इनकी ज़्यादा रहेगी। ये होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। अगर इसमें टेट्रागोनल इलोंगेशन हो जाए, यानी अगर जॉन टेलर से टेट्रागोनल इलोंगेशन हो जाए, तो x वालों की एनर्जी बढ़ जाएंगी, यानी xy वालों की। तो ये dx² माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आती है dz² की। फिर इसमें भी x वालों की एनर्जी बढ़ जाएंगी, तो ये xy वाले की बढ़ जाएंगी dxy। और z वाले की, देखो यहाँ पे z वाले की कम हो गई, इसमें भी z वाले की कम हो जाएंगी, dxz dyz। तो ये होता हमारा ऑक्टाहेड्रल के केस में टेट्रागोनल इलोंगेशन की एनर्जी, यानी जॉन टेलर में जो टेट्रागोनल इलोंगेशन होता है ना, उसकी एनर्जी होती है। और जो टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन होता है, कॉम्प्रेशन में z वालों की, यानी यहाँ से क्रॉस कर दो और यहाँ से भी क्रॉस कर दो। टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन में क्या होता है, z वालों की एनर्जी बढ़ जाती है, यानी जो हमारा dz² है वो ऊपर चल जाएगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे भी dxz yz वाले ऑर्बिटल ऊपर आ जाएंगे और dxy नीचे आ जाएगा। ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे आपस में। मैं इस तरह से याद रखती हूँ, देखो ये एनर्जी लेवल्स आपको याद रखने ही होंगे। ये होता है हमारा टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का ये एग्जाम्पल होता है, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये पहले देखो ऑक्टाहेड्रल के याद रखेंगे आप, ये तो याद रहते ही है कि x² y² और z² इक्वल रहते और हाई रहते, T2G वाले लो रहते। फिर इसमें इलोंगेशन में x वालों की एनर्जी बढ़ जाती है, xy वालों की, और z वालों की कम हो जाती। तो इसीलिए दोनों में z वालों की कम कर देंगे और xy वालों की बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, कॉम्प्रेशन में अपोजिट हो जाता, z की बढ़ जाती और xy वालों की कम हो जाती। उसके बाद ना स्क्वायर प्लेनर में क्या होता, देखो अभी हमने टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन में यहाँ क्रॉस करे और यहाँ क्रॉस करे, स्क्वायर प्लेनर में ना हम यहाँ क्रॉस करेंगे, यानी ये x² माइनस वाई स्क्वायर तो सबसे ऊपर ही रहेगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे हम, यानी ये xy वाला ऊपर हो जाएगा, dxy वाला ऊपर आ जाएगा, और ये dz² वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा dz², और सबसे नीचे होंगे हमारे यहाँ पे dxy वाला बढ़ गया, dxz हो जाएगा और dyz। देखो स्क्वायर प्लेनर में z वाले सारे नीचे रहते हैं और xy वाले और x² वाले ऊपर रहते। याद कैसे रखेंगे, देखो जैसा टेट्रागोनल इलोंगेशन होता है ना, तो इलोंगेशन में ये दोनों बीच वालों को क्रॉस कर देंगे, यानी ये तो ऊपर ही रहेगा इलोंगेशन का, ये yz और xz नीचे ही रहेंगे, बस ये xy ऊपर चले जाता और ये dz²। ये रहते एनर्जी का ऑर्डर, ये एनर्जी का ऑर्डर रहता किसमें, स्क्वायर प्लेनर में। तो इस तरह से मैं याद रखती हूँ, आपको भी ये याद रखना है। देखो आप कुछ भी करो, आपकी ट्रिक लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन इनको आपको एनर्जी को ऑर्डर को याद रखना ही होगा। और देखो ये जो रहता है ना स्क्वायर पिरामिडल की और टेट्रागोनल इलोंगेशन की एनर्जी सेम रहती। टेट्रागोनल इलोंगेशन, ये जो ऊपर वाला है टेट्रागोनल इलोंगेशन, ये दोनों में सेम ऑर्डर रहता। तो इलोंगेशन की तो हम याद रख सकते हैं किस तरह से, इस तरह क्रॉस करके, अभी मैंने बताया। तो उस पे से आप याद रखेंगे कि वो और स्क्वायर प्लेनर सेम रहता, पिरामिडल। और TBP में और ये ट्राइगोनल प्रिज्म की आपको याद करनी होंगी। ये बाकी के मैंने किस तरह से याद करने हैं वो बताया आपको, आपकी ट्रिक के अकॉर्डिंग जिस तरह से आप याद कर सकते हो करो, लेकिन आपको ये एनर्जी के ऑर्डर याद करने ही होंगे। इस पे बहुत बार नेट में कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन आता है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये 2017 का है, आगे और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नेट में आए हुए। और ये जो TBP का एनर्जी का ऑर्डर है ना, ट्राइगोनल प्रिज्म, तो फेरोसिन में भी यही ऑर्डर रहता है, क्योंकि फेरोसिन की ज्योमेट्री क्या रहती, ट्राइगोनल प्रिज्म ही रहती। तो आपको फेरोसिन के लिए भी एनर्जी ऑर्डर पूछ सकता, तो ट्राइगोनल और प्रिज्म और फेरोसिन सेम ही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ऑक्सीडाइजिंग पावर आपसे पूछा है कि CrO4 डाई नेगेटिव, MnO4 डाई नेगेटिव, FeO4 डाई नेगेटिव में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होंगी? तो देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितनी ज़्यादा साइज होंगी उतनी कम होंगी ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसमें भी, इस पर भी ना बहुत बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ना ये टेबल, ये बॉक्स लर्न कर लो आप। ये बॉक्स पे ना बहुत बार क्वेश्चन आता है एज इट इज। क्या है ये बॉक्स? देखो ये है, यहाँ पर ना ये वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और ये है, ये इस क्रोमियम की ही सीरीज रहती है। ये मैं कैसे याद रखती हूँ? मैंने टक्कर रेन में, यानी ये मैग्नीज वाली सीरीज रहती है। उसके बाद ये क्रोमियम, ये 3D का मेटल है। ये क्रोमियम की सीरीज का ही 4D का मेटल है, मोलिब्डेनियम। और ये टंगस्टन W, ये 5D का मेटल है। तो हम जैसे ही नीचे पीरियड में मूव करते हैं, हमारे ग्रुप में जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होती है? साइज इंक्रीज होती है। तो साइज इंक्रीज होंगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। और जैसे ही हम इस तरह से पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो क्या होती है? लेफ्ट टू राइट पे साइज कम होते जाती है। तो साइज कम होंगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेंगी। तो देखो MnO4 की साइज सबसे कम होती है, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। और देखो जैसे ही साइज बढ़ती है ना तो इसमें ना इंटेंसिटी ऑफ कलर भी डिक्रीज होती है। तो देखो ये जो ReO4 रहता ना, ये रहता कलरलेस। ये क्या रहता? ये रहता कलरलेस। क्यों? क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी रहती है। सबसे ये 3D मेटल्स जो रहते हैं ये वाले, ये कलर्ड रहते। जैसे ही हम 4D 5D पे जाते तो इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज होते जाती है हमारी। तो अब ना देखो जैसे ही हम नीचे मूव करेंगे तो हमारी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होंगी, और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होंगी, क्योंकि साइज कम हो रही है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे पीरियड में साइज कम होती है, और अगर साइज कम होंगी तो हमारी क्या होंगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होंगी। ये पूरा बॉक्स ही लर्न कर लो आप सारे एलिमेंट का। इस पे आपको ना बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये बॉक्स पे। इसी ऑर्डर में रन करो, बहुत इजी है। सिर्फ W, क्रोमियम, मैग्नीज लिखना है, और मैग्नीज की सीरीज आपको लिखनी है। मैग्नीज में क्या होती है? मैंने टक्कर रेन में, यानी ये मैग्नीज की सीरीज का TC वाला जो है टेक्नीशियम, ये क्या है? 4D का मेटल है, और Re रेनियम 5D का मेटल है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो सब, और इसमें ना कलरलेस सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कलर की किसकी होती है ये भी पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा कम इंटेंसिटी को इसकी रहती रेनियम ऑक्साइड की, ये कलरलेस रहता। तो इसका करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखो क्रोमियम की साइज बड़ी रहती है, उसके बाद मैग्नीज की और Fe आयरन की साइज सबसे कम रहती है, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होंगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलेट इफेक्ट इज। अब ना ये मैंने क्लास में बताया था, जो चिलेटिंग इफेक्ट होता है ना, ये चिलेट इफेक्ट, जब मैं चिलेटिंग लिगैंड सिखा रही थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की क्लास का, तो तब मैंने ये बताया था कि चिलेटिंग इफेक्ट ना इंट्रोपी पे डिपेंड करता है। टोटली इसमें क्या होती है? इंट्रोपी पे ये डिपेंड करता है। इसमें प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू इंट्रोपी चेंज होने की वजह से ये इफेक्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। CSIR ने जून 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो सेम म्यू इफेक्टिव, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है आपको। म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है आपको, स्पिन ओनली की CFT के अकॉर्डिंग। तो अभी ना देखो ये CO जो है हमारा ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये इरिडियम 4D का मेटल, सॉरी 5D का मेटल है। ये हमारा क्या होती है? कोमल की सीरीज, कोमल रहने दे इरादे मत। तो ये 3D, ये 4D, ये 5D वाला में। तो ये 4D और 5D वाले तो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, यानी इनकी क्या रहती है? इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लो स्पिन यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, यानी डाईमैग्नेटिक ये होंगे, जिसकी वजह से इनकी क्या होंगी? म्यू स्पिन वैल्यू क्या होंगी? अलग आएंगी, यानी डायमैग्नेटिक होंगे, या फिर इनमें लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये इसकी म्यू स्पिन वैल्यू तो अलग आएंगी। और ये जो Fe डाई पॉजिटिव है, तो Fe डाई पॉजिटिव क्या होता है? D6 होता है,
और CO ट्राई पॉजिटिव भी क्या होता है, CO ट्राई पॉजिटिव भी D6 का केस है। तो ये दोनों भी क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये हेलोजन क्या करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और वाटर भी वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे। D6 का केस है, इसलिए A और C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट सेम, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ MnO बॉन्ड लेंथ इन MnH2O/6। तो क्या होता है हमारा MnH2O/6 का स्ट्रक्चर, ये है Mn, ये एक H2O ऑक्टाहेड्रल है, ये कॉम्प्लेक्स H2O और ये H2O। Mn हमारा डाई पॉजिटिव स्टेट में है, कौन सी, Mn हमारा डाई पॉजिटिव, Mn हमारा डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn हमारा डाई पॉजिटिव में, यानी D5 का, और H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये हमारा है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होंगी। ये है T2G के इलेक्ट्रॉन और ये है Eg के इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हाई स्पिन है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेंगे, पहले पूरे T2G में और Eg में फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो ये D5। अब ना देखो T2G और Eg दोनों कैसे है, सिमेट्रिकल है, इसमें दोनों कैसे है, सिमेट्रिकल है। तो अगर दोनों सिमेट्रिकल है हमारा, तो फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसमें नहीं होगा। हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है जब हमारा T2G अनसिमेट्रिकल रहे, अनसिमेट्रिकल। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है हमारा जब हमारा T2G अनसिमेट्रिकल रहे, और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन रहता, वीक JTD रहता जब हमारे Eg अनसिमेट्रिकल रहे, Eg अनसिमेट्रिकल रहे। तो इसमें तो दोनों भी सिमेट्रिकल है, तो फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है तो ये जो ऑक्टाहेड्रल हमारे कॉम्प्लेक्स है, ये देखो M, ये L6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये जो दो बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों की बॉन्ड क्या होती है, ये दोनों की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में, और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में ये दोनों की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ये दोनों जो ये वाला बॉन्ड और ये वाला, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसको बोलते हैं हम टेट्रागोनल इलोंगेशन, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर को, और वीक जॉन टेलर को हम बोलते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। कब होता है ये, जब हमारे T2G अगर अनसिमेट्रिकल रहे तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर होगा, अगर Eg अनसिमेट्रिकल रहे तो वीक जॉन टेलर। अगर देखो अभी यहाँ पे T2G में भी 3 इलेक्ट्रॉन है और Eg भी हमारे में 2 इलेक्ट्रॉन, सारे सेम ऑर्बिटल्स है, यानी सारों में दोनों भी हमारे T2G और Eg कैसे है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इसमें कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं रहेगा। इसलिए ये जो रहेगा ना, सारे बॉन्ड यानी 6 के 6 बॉन्ड लेंथ क्या रहेंगे, इनके सबकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, इक्वल रहेंगी। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ये रहेगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, सबके सब 6 की 6 बॉन्ड लेंथ क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट। देखो 4 बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन 2 बॉन्ड, ये क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अगर होता था तो ऐसा होता था, जॉन टेलर कॉम्प्रेशन में ऐसा होता है, और 2 बॉन्ड आर लॉन्गर देन 4 बॉन्ड, यानी ये 2 बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएंगी, ये टेट्रागोनल इलोंगेशन में होता है, टेट्रागोनल इलोंगेशन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो अभी यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है, इसलिए सारे बॉन्ड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन L इज अ न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, और ये Ag हमारा है, Ag कौन सी, इसमें क्यों आगे औरतें रहेंगी, इस तरह से हम इसको ये याद रखते हैं। कॉपर सीरीज का ये मेटल होता है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती,
4s2 3d9। तो अभी डाई पॉजिटिव स्टेट में है तो क्या होगा 4s 0 रहेगा। तो यहाँ पे Ag की क्या हो जाएंगी डाई पॉजिटिव स्टेट में, ये रहेगा 5s 0 4d9, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती। 4d9 यानी डी में इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैंने बताया था कि ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये CO डाई पॉजिटिव ना कभी कॉपर है, कोबाल्ट नहीं है, CO ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एज इट इज रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो है ना कॉपर डाई पॉजिटिव कॉपर ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होता, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। इंपॉर्टेंट था, मैंने ना ये कोऑर्डिनेशन की क्लास में बताया था थ्योरी लेक्चर्स में। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास एज इट इज रहेगा, इसलिए ये क्या होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें है तो वो सब्सटेंस क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, इसलिए ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद है AgL6 डाई पॉजिटिव, इसमें भी हमारा मेटल डाई पॉजिटिव में है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होंगे। उसके बाद AgL4 ट्राई पॉजिटिव, अब ये थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में ना Ag ट्राई पॉजिटिव है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, यानी अब ये D9 नहीं D8 का एग्जाम्पल होगा, 4D8 5s 0 4d8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5s 0 4d8। तो अब ना ये 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल रहेंगे इसमें, ये 8 इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे, ये पेयर्ड हो जाएंगे क्योंकि 4d का मेटल है, 4d का मेटल है तो 4d वाले हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए ये क्या रहेगा 4d वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। लो स्पिन क्या रहते हैं स्क्वायर प्लेनर रहते। AgL4 है ना, 4 लिगेंड है ना, तो 4 लिगेंड के लिए क्या रहता है स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री क्या रहती DsP2। देखो ये यहाँ पे ये वाला एक d ऑर्बिटल यूज होगा और एक d वाला यूज होगा, इसलिए क्या हो जाएंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है स्क्वायर प्लेनर की। और ये चारों भी ये 8 भी इलेक्ट्रॉन कैसे है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक इसका नेचर हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिस डाई मिथिल ग्लाइऑक्सीमेटो निकेल, निकेल हमारा +2 ऑक्सीडेशन, नंबर ऑफ Ni बॉन्ड, यानी निकेल N के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म करता है और निकेल ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं ये आपको बताना है। तो क्या होता है ये मिथिल डाईमिथिल ग्लाइऑक्सीमेटो का स्ट्रक्चर ये रहता है, डाईमिथिल ग्लाइऑक्सीमेटो इस तरह में ये रहता उसका स्ट्रक्चर, CH3 बॉन्ड N CH बॉन्ड, एक मिनट, ये N नहीं यहाँ C चाहिए, सॉरी CH3C बॉन्ड N बॉन्ड O-, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और बॉन्ड OH। CH3CNO रहता और उसको एक और फिर से CH3CNO अटैच्ड, तो ये हमारा डाईमिथिल ग्लाइऑक्सीमेटो का स्ट्रक्चर है। बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगैंड ये होता है, नाइट्रोजन डोनेट करते हैं, 2 नाइट्रोजन मेटल को डोनेट करते हैं तो 5 मेंबर चिलेटिंग। देखो डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं रहता इसमें डोनर एटम, तो ये एक डाईमिथिल ग्लाइऑक्सीमेटो है। हमारे पास में 20 लिखा हुआ है, यानी 2 ऐसे लिगैंड होंगे, तो ये दूसरा लिगैंड हमें यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये N C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड N, और ये नाइट्रोजन को ना एक ऑक्सीजन अटैच रहता और एक OH।
तो देखो सिर्फ एक ऑक्सीजन पे ना निगेटिव चार्ज रहता और एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा हुआ रहता। तो अब इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है निकेल और ऑक्सीजन का क्या बॉन्ड रहेगा। तो देखो मेटल, ये जो हमारा मेटल है निकेल, ये जो मेटल है यहाँ पे निकल दिया हुआ है, निकिल Na। तो मेटल को ऑक्सीजन तो डोनेट कर ही नहीं रहा, नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। तो मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड इसमें एक भी नहीं रहेगा, जीरो। निकेल और ऑक्सीजन का बॉन्ड कितने रहेंगे, जीरो। और देखो एक लिगैंड के हमारे दो डोनर एटम है, यानी दो नाइट्रोजन, तो दो लिगैंड के चार नाइट्रोजन एटम। तो निकेल, मेटल और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, निकेल और नाइट्रोजन के चार, निकेल और नाइट्रोजन के बॉन्ड हो जाएंगे, निकेल नाइट्रोजन के चार बॉन्ड हो जाएंगे और ऑक्सीजन का एक भी नहीं। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा रहेगा, ये OH वाला, एक O के पास में तो निगेटिव चार्ज है, इस पे H नहीं रहता। तो ऐसे हमारे पास दो लिगैंड है, तो ये क्या हो जाएंगे, 2H, ये वाला एक H और ये वाला है। तो OH हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने रहेंगे, 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4, 0 एंड 2। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही।